कि दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान। मोदी जी का जो ग्रहण लगा हुआ है इस देश के जमहूरियत पर और संविधान पर, किसी को रैली करने दे रहे हैं, खाली अपने कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चूल्हे हिला देगा और उनके परखचे निकाल देगा अगर कायदे से ये हो जाए तो। नरेंद्र मोदी आरएसएस बचने के लिए सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि कोरोना है, जनगणना नहीं कराएंगे। या तो जाति जनगणना होगी या फिर जनगणना नहीं होगी। मतलब जो बुलडोजर चला है ना, उसके नीचे इन लोगों की चिंदियां उड़ जाएंगे। इनके बस का इस बार रोकना नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि भारत की सच्चाई तो जाननी है। मुसलमानों की जातियां नहीं गिनेंगे, ये कहना अपने आप में बहुत ही गैरकानूनी बात है। इससे नुकसान है, जिसने जातियां बनाई है उसको नुकसान है। बात खेला समझिए, पता लग जाएगा कि भाई किसके पास कितना माल दबा के बैठा हुआ है। जाति जनगणना का विरोध नहीं, दरअसल आरक्षण का विरोध है। डेफिनेटली। दूसरी बात देखिए, आरएसएस सच्चाई पोल खुलने का है। मोदी जी बार बार चिल्लाते हैं इलेक्शन के मन से, मैं नीची जाति का हूँ, मुझे छोटी जात बोल दिया, छोटी जात बोल दिया। जाति आधारित जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं। जाति जनगणना, आपको पता है इस देश के कुछ लोग हैं जिनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जाति जनगणना के पूरे डिस्कोर्स को जिन लोगों ने खड़ा किया है वो संजोग है ऐसा कहिए, या मैं लक्की हूं कि नेशनल दस्तक के लिए इंटरव्यू देने के लिए वो पैनल आज मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे उधर से, सूरज मंडल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिलीप मंडल, वो शख्स जिनका एक ट्वीट जो है इस देश के मनुवादी जातिवादी मीडिया पर अकेले भारी पड़ता है, जो इस देश में नेशनल ट्रेंड करता है एक एक मुद्दा, भारत का सबसे बड़ा पत्रकार। उसके बाद सर मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ, हाजी निसार साहब है। दूसरे शख्स हैं अली अनवर साहब। खास मेहमान इसलिए है कि इस देश में धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, सिख समाज के लोग हो, क्रिश्चियन समाज के लोग हो, वो भी SC ST OBC में आते हैं। 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है, लेकिन उसको इस बात जानने नहीं दिया गया ताकि आरक्षण की लड़ाई तेज ना हो। और तीसरे खास हमारे दोस्त हैं नेशनल जनमत के नीरज पटेल, जो लगातार जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं। लंबा इंट्रोडक्शन है लेकिन बहुत ज़रूरी था। इन लोगों को पहचान लीजिए, जान लीजिए, ट्विटर फेसबुक सब जगह फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपकी हक हकूक रोजी रोटी का सवाल यहीं से उठता है, यही आपका मीडिया है। अली अनवर साहब ने एक बड़ी बैठक की है आज कि पसमानदा मुसलमान, खासकर मुसलमान में 90% लोग OBC कैटेगरी में आते हैं, वो आरक्षण की लड़ाई तेज करे और जाति जनगणना के वो समर्थन में आए हैं। 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है। और क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं? और नहीं, देखिए, हम तो सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं कि डॉक्टर सूरज मंडल जी, जो मंडल कमीशन जो बना उनके परिवार के हैं, यहाँ BU में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी, जो जिनकी गणना आज देश में एक सबसे बेहतरीन दलित चिंतक के रूप में हो रही है, वो इस अवसर पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच दिलीप मंडल जी, जो हमेशा मैंने चर्चा में रहते हैं और बहुत एक तरह से समझिए कि इन पर बहुत तरह के हमले भी होते हैं। देश का सबसे बड़ा पत्रकार कह दे, अभी भी सल पत्रकार रहे हैं। नहीं, जरूर कहते हैं कि सबसे बड़े पत्रकार हैं इस धारा के, जो अभियानी पत्रकारों की धारा है, उसके इनसे बहुत कुछ, इन तमाम लोगों से हमारे जैसा आदमी, हमारा समाज इनको देखता है, सुनता है। और हाँ, और सब लोग, हम लोग मौजूद हैं। हाजी निसार साहब जो उत्तर प्रदेश के बुनकरों के सबसे बड़े नेता हैं, सब लोग मौजूद हैं। तो ये सब लोग जाति जनगणना के सवाल पर इतनी अच्छी संख्या में, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल था, यहाँ एक संगठन के 17 संगठन के लोग, पसमानदा संगठन के लोग, इससे ज़्यादा संगठन है, लेकिन जल्दीबाजी में जो हम लोगों ने दस्तावेज जारी किया है उसको देखिए। हम लोगों का नारा ही है कि दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान। आप देश भर का एक बड़ा महारैली क्यों नहीं करते हैं जाति जनगणना पर, कम से कम पसमानदा मुसलमान? अरे भैया, मोदी जी का जो ग्रहण लगा हुआ है इस देश के जमहूरियत पर और संविधान पर, किसी को रैली करने दे रहे हैं, खाली अपने कर रहे हैं। यहाँ पर 60 से 61 होइएगा तो मुकदमा हो जाएगा। तो
अभी किया जाएगा, इसी की तैयारी हो रही है। हम लोग पहले भी किए हैं, रामलीला मैदान भरे हैं, पार्लियामेंट घेरे हैं, यूपी लखनऊ का विधानसभा घेरे हैं, बिहार का विधानसभा घेरे हैं, पूरे देश में लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। और अभी मामला आ गया है, इतना बढ़िया इलाज है ये जाति जनगणना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चूल्हे हिला देगा और उनके परखचे निकाल देगा अगर कायदे से ये हो जाए तो। साहब बताइए, कितने % मुसलमानों को आप लोग पहुंचा पाए हैं कि ये तुम्हारा नौकरी चाकरी का, बेटा को कलेक्टर IAS DM बनाना है तो जाति जनगणना करवाओ? नहीं, देखिए अभी तो ये जाति जनगणना जब होगी तो पता लगेगा। इसी के लिए ना मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो कि हमारे जो पसमादा लोग हैं, हमारे लोग वहाँ कितने हैं और हमारे जो अशराफ हैं वो कितने हैं। तो इन लोगों की बेचैनी यही है, वो यही कहते हैं कि जाति की जनगणना न हो, जाति जनगणना से जाति फैलेगी। अच्छा, अशराफ मुसलमान भी वैसी चाहते हैं जैसे एन के शर्मा जी वर्मा जी चाहते हैं? नहीं, देखिए वो अभी कन्फ्यूसिया, अभी साहब बता रहे थे कन्फ्यूसिया वो कर रहे हैं, वो तो खुल के भी नहीं कर पा रहे हैं। इधर का भी वही मसला है क्या? मतलब आज से नहीं, ये जब जनगणना हुई 1931 में, 1941 में, बजाबते मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने अपील जारी कर कहा कि अय हिंदुओं, हिंदू लिखवाओ, अपना जात मत लिखवाओ, अय मुसलमानों, मुसलमान लिखवाओ, अपना बिरादरी मत लिखवाओ। ये अपील हुई है। मंडल जी कहते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान नहीं। आपको उम्मीद थी कि जाति जनगणना को लेकर इस तरह का कैंपेन, पहले गोपीनाथ मुंडे अकेले लड़ रहे थे संसद में, उस समय आपके पास टीवी अखबार नहीं था, विरोध में हमेशा से टीवी अखबार है। नहीं, इसमें देखिए जाति जनगणना का मामला इस बार एकदम राष्ट्रीय सतह पे आ गया है। अभी जैसे बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाके मिला, महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कराओ, उड़ीसा ने पारित कर दिया, तमिलनाडु ने कर दिया और कल झारखंड ने बोल दिया कि भाई हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी आएंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, समय मांगा है कि आप जाति जनगणना कराइए। तो भारत जाति जनगणना के बहुत करीब है इस समय, अब इसको रोकना संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी RSS बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि कोरोना है, जनगणना नहीं कराएंगे, या तो जाति जनगणना होगी या फिर जनगणना नहीं होगी। उनके पास बड़ा हथियार है टीवी अखबार, उस पर एजेंडा चल रहा है, वैदिक से लेके और उपाध्याय से लेके सब। नहीं, इस बार मतलब जो बुलडोजर चला है ना, उसके नीचे इन लोगों की चिंदियां उड़ जाएंगी। इनके बस का इस बार रोकना नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि भारत की सच्चाई तो जाननी है। भाई धर्म गिन रहे हैं कि नहीं? धर्म के आधार पर इतने दंगे हुए, धर्म गिन रहे हैं। लैंग्वेज के आधार पर राज्य बंटे, इतने बड़े बड़े दंगे हुए, महाराष्ट्र गुजरात अलग हुआ, पंजाब हरियाणा अलग हुआ, इतनी हिंसा हुई, लैंग्वेज सबका गिन रहे हैं। क्या समस्या है जाति गिन लेंगे तो? मतलब क्या ऐसा कौन सा रहस्य है जो खुल जाएगा? जातिवाद बढ़ेगा तो धर्म क्यों गिन रहे हैं? तो आप अकेले काउंटर करते हैं टीवी अखबार को, आप कैसे तय करते हैं मंडल साहब की मुद्दा क्या है? मतलब ये क्या पैरामीटर हम लोग को सिखाइए। इसमें सिंपल है कि भाई देखिए, इसमें एक दो गणित है इसमें। एक तो आप लोकतंत्र और न्याय और संविधान के पक्ष में खड़े हो जाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा किधर चलना है। दूसरा है कि जिसके पास कम आया है, जिसको कम मिला है, जिसने कम खाया है, उसके पास खड़े होइए। तो ये बेसिक आप एक फ्रेम बना लीजिए, तो आप ज़्यादातर मुद्दों पर सही पॉलिसी और पॉलिटिक्स कर पाएंगे। अगर आप जिनका पेट ज़्यादा भरा हुआ है, भाई देखिए ना, ये बताइए कि क्या आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि भाई नौकरियां सबको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, जब तक ना हो तब तक ये रिजर्वेशन वगैरह का सवाल मत उठाइए। मतलब कि जब तक सबको रोटी ना मिले तब तक जितनी रोटियां हैं वो एक जात खा ले। ये पॉलिटिक्स है, ये कोई नीति है। तो ये समस्या है। और ये बहुत एक आखिरी बात कि मुसलमानों की जातियां नहीं गिनेंगे, ये कहना अपने आप में बहुत ही गैरकानूनी बात है, क्योंकि भारत में पूरे दक्षिण एशिया की सच्चाई है जाति। आप अगर किसी समुदाय में जाति नहीं गिनेंगे, वो धर्म तो बदल जाता है, लेकिन जहाँ जाता है वो अपनी जाति लेके जाता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से राजपूत जब जाएगा, मुसलमान बनेगा, तो वहाँ जाकर वो कुशवाहा बन जाएगा, या वहाँ जाकर अंसारी तो बनेगा नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ट्रांसेंड करती है। टीवी अखबार वाला काहे विरोध करता है? जाति की वजह से या देश की तरक्की के लिए? नहीं, उनका सीधे मामला है कि वो अपनी जाति के हितों की रक्षा करते हैं, और इस काम को उनको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। रवीश कुमार भी इसी कैटेगरी में आ गए। रवीश कुमार ने कुछ खास मुद्दों पर इस बीच में जो उन्होंने पोजीशंस ली है, बहुत आपत्तिजनक है। खास करके बैकलॉग भर्ती पर जब कहा गया कि इतनी लड़ाई के बाद पहली बार बैकलॉग भर्ती का अभियान चलेगा, तब उन्होंने कहा कि जो
सवर्ण है उनकी भी भर्ती हो जाए, अनरिजर्व की भर्ती हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये बयान मुझे लगता है कि वो दोहराएंगे नहीं इसको, क्योंकि इसको दोहराने से वो जिनके बीच पॉपुलर हैं वो कौन लोग हैं। आप देखिए ना, स्वरा भास्कर को 1000-2000 रिट्वीट मिलता था, अभी उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने अपनी जब पोजीशन बदली तो आज की तारीख में 30-40 पे पहुंच गई। तो जनता तो इस तरफ है ना, आप इस तरफ की जनता को नाराज करके जिसमें और दिलीप मंडल बहुजनों की नब्ज जानते हैं, इस देश का नब्ज जानते हैं। सर क्या लग रहा है, आपके दोस्त हैं रवीश कुमार, बैकलॉग के खिलाफ हैं? ये पहला जो सवाल आप दिलीप जी से पूछे हैं, पहले उसका थोड़ा सा ऐड कर दूं। दिलीप जी ने बढ़िया से बताया है। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आइए ना। अरे अगर यहाँ 10 लोग हैं, अरे खाली हमें पता कर लें कि किसके पास कितना पैसा है, तो इससे गरीबी बढ़ जाएगा या अमीरी बढ़ेगा। खाली आंकड़ा चाहिए ना। पहले तो शुरुआती तो अगर जाति का आंकड़ा हम पता कर लें तो मैट्रिमोनियल क्यों निकालते हैं अंग्रेजी वाले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में जाति के साथ गोत्र वोत्र लिख के निकालते हैं। सिर्फ पता कर लें कि जाति कितनी है तो उससे जातिवाद बढ़ जाएगा। तो अगर समता मूलक समाज बनाना था तो इस जिम्मेदारी किसकी? नहीं, अभी गाड़ियां यहाँ गुजर रही हैं, हर 5वीं-7वीं गाड़ी में उसके पीछे अपनी जाति लिखा हुआ आदमी। ये भारत की सच्चाई है ना। भारत की सच्चाई इससे नुकसान किसको है जाति जनगणना? इससे नुकसान है जिसने जातियां बनाई है उसको नुकसान है। बात खेला समझिए, पता लग जाएगा कि भाई किसके पास कितना माल दबा के बैठा हुआ है, संख्या कितना है और कितना माल है। यही बेसिक बात है, यही बेसिक बात है ना कि इंडस्ट्री कितना है, धन कितना है, जमीन बैग। क्या ये मैसेज कन्वे हो गया मास लेवल पे? आप तो बड़े स्टेट नहीं, एक देखिए जनता के लेवल पर ये बात तो कन्वे हो गई है कि जाति जनगणना का जो विरोध हो रहा है ना, उसको देख के लोगों को ज्यादा समझ में आया कि जरूर कुछ खेल है। कट्टर हिंदू भी कहता है जाति जनगणना कराओ। नहीं, इसमें नहीं, जो जाति जनगणना का जो विरोधी है ना, उसने आंखें खोली है कि कौन विरोध कर रहा है और वही क्यों विरोध कर रहा है, वही क्यों किसी खास जाति से ही जाति जनगणना का विरोध क्यों आ रहा है। भाई 2 से लेकर 3 जातियों के बाहर जाति जनगणना का इस समय भारत में कोई विरोधी नहीं है। सारे लेखक, आप 100 लेखक ढूंढ लीजिए कि जाति जनगणना के खिलाफ किन्होंने बोला। ब्राह्मण समाज या जो सवर्ण वैश्य है, ठाकुर भी मैंने किसी को नहीं देखा है, उनकी संख्या ठीक ठाक है इसका मतलब। तो जिनको भी डर है कि संख्या कम है, वो कहाँ पर हैं? अब हम लोग पूछ रहे हैं भाई कहाँ पर हो, मतलब कंट्रोल किए हो तो आंकड़ा आने दो। मतलब ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जनगणना में पता चल जाएगा कि 52% ओबीसी की जगह 55% है तो आप सिर्फ सारा आरक्षण ले लेंगे। अभी 52% है, 27% मिल रहा है, तो 52 की जगह 55 या 60 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ जाति जनगणना का विरोध नहीं, दरअसल आरक्षण का विरोध है। डेफिनेटली। दूसरी बात देखिए, आरएसएस सच्चाई पोल खुलने का है। दूसरी बात है कि अगर अब तय करना है आरएसएस और बीजेपी को, मोदी जी बार चिल्लाते हैं इलेक्शन के मन से, मैं नीची जाति का हूँ, मुझे छोटी जात बोल दिया, छोटी जात बोल दिया। तो अब उनको तय करना है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी जाति बोलते हैं मन से। आज तक गुजराल, देवगौड़ा, वाजपेयी, नेहरू, किसी ने अपनी जाति वाली जो लड़ाई आरक्षण की लड़ाई आ रहा हूँ। अब आरएसएस और बीजेपी को तय करना है कि पिछड़े हिंदू हैं कि नहीं है। अगर हिंदू है तो उनका जाति बता दो भाई, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं, खाली इलेक्शन के समय हिंदू है। तो पसमंदा और पिछड़ा एक ही है। इनको देख लीजिए, बीपी मंडल साहब 3000 जातियों को उन्होंने धागे में पिरोया, ओबीसी का नाम दिया। सूरज मंडल है, क्या लग रहा है? अब गर्व हो रहा है कि मैं उस परिवार से हूँ जिसने इस देश में जातिवाद को खत्म किया। जी, ये मैं समझता हूँ, ये तो बहुत निश्चित तौर से गर्व होता है कि एक समाज जो नीचे की ओर है उसको ऊपर उठाने में स्वर्गीय मंडल जी का योगदान था। और इस बार बीपी मंडल जयंती पर जो प्रश्न आपने अभी दिलीप मंडल साहब से किया और रतनलाल जी से कि गांव तक ये बात गई है कि नहीं, बड़ा बैनर लगा था कि जाति आधारित जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं, और ये गांव-गांव फैल रहा है, ये विचार चला गया है। तो मैं अपने देशवासियों को और तमाम पिछड़े और पसमानदा साथी सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि इस लड़ाई को वो अब मुकाम तक ले जाने में सफल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज जो आपने इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाया, इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। तो नीरज है, और मैं फिर कह रहा हूँ जाति जनगणना भी के हिस्से में ही मीडिया है। मैं फिर कह रहा हूँ 6 पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां आप गायब हैं। आप ठेला चालक हैं, मजदूर हैं, घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, हिस्सा में नहीं है। कितना सोशल मीडिया से फायदा हो रहा है, मैसेज कन्वे हो रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है? इम्पैक्ट तो है। अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो जो तमाम सारे मुद्दे हैं बहुजनों से जुड़े हुए, पिछड़े दलित वर्ग से जुड़े हुए, वो मुद्दे आज पूरे देश में उस तेज़ी से नहीं पहुंच पाते।
अभी आप कवर कर रहे थे उस दिन 69,000 शिक्षक भर्ती, आपने किसान आंदोलन भी कवर किया। मेन स्ट्रीम मीडिया या तो दिखाती नहीं है, और दिखाती भी है तो निगेटिव तरीके से दिखाती है, उसमें उद्दंडता दिखाती है कि लोगों को परेशानी हो रही, नुकसान हो रहा। इसका मतलब जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, मैसेज पहुंच रहा है, जातिवार जनगणना पूरे देश में आंदोलन बन रही है, सोशल मीडिया का ही इम्पैक्ट है। दिलीप मंडल साहब से एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या सर प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के जादूगर है, 2 यूट्यूब चैनल है, 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है, 100 करोड़ भारतीय, क्या ट्विटर भी दो चलाते हैं उन्होंने, तो क्या लग रहा है ये जो सोशल मीडिया है, ये मीडिया का विकल्प बन रहा है खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, और ये ट्रस्टवर्दी हो रहा है? और क्या इससे अब, क्योंकि OBC आंदोलन हो, SC ST एक्ट हो, तमाम आंदोलन आप इसी के जरिए लड़ रहे हैं? नहीं, एक चीज तो देखिए ये जरूर है कि सरकार के एक्ट्स देखिए कि सरकार किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। टेलीविजन मीडिया को तो कंट्रोल नहीं कर रही है, और कंट्रोल भी कर रहे उनको कर रही है तो विज्ञापन वगैरह देके, और कंट्रोल वो प्रिंट मीडिया को भी नहीं कर रही, तो कंट्रोल तो सोशल मीडिया को ही कर रही ना। इसका मतलब सरकार को जहाँ से थोड़ा बहुत थ्रेट आता हुआ दिख भी रहा है वो जगह सोशल मीडिया है, क्योंकि ये थोड़ा खुला खेल है, इतने लोगों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये कठिन है। इसी वजह से सारा कंट्रोल, सारा नियम, सारा एक्ट और सारा रेगुलेशन जो है वो यहीं पर है। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये उनके लिए एक ये जरूर है कि सोशल मीडिया के पहले चैंपियन तो वही थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी, अगर आपको अपना हक अधिकार बचाना है, रोटी रोजगार की खबर देखनी है, तो 10 करोड़ जिस दिन दिलीप मंडल को लोगों ने लाइक कर लिया फॉर 7 मिलियन, तो आपका कितना है? 5 मिलियन। सुनिए, अब उसमें एक टिप्पणी ले लीजिए। नीरज का 8 लाख है, हमारा अम्बेडकर नामा 1 लाख है, मोदी जी के 7 मिलियन पे हम ही लोग भारी पड़ेंगे, और भारी पड़ा है। आप अगर देखिए 3-4 एपिसोड देख लीजिए, जाति जनगणना, नीट का सवाल, SC ST एक्ट का सवाल, रोस्टर का सवाल, ये मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी लड़ा था। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो लोग थे जो जाति जनगणना की लड़ाई सोशल मीडिया पर और मंचों पर भी लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका जब तक मीडिया नहीं होगा, जुडिशियरी में नहीं होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, बिजनेस में नहीं होंगे, आप हाशिए के लोग हैं, 2म दर्जे के नागरिक बने रहेंगे। आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुश्किल होगी। ये गंभीर सवाल है, देश बनाने का सवाल है, इस देश को मजबूत बनाने का सवाल है, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, अशोक का सवाल है, जो भारत का गौरवमयी इतिहास है उसका सवाल है कि इस देश के जो लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले। और इसमें सोशल मीडिया की एक भूमिका है। जिस दिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने टीवी अखबार का बायकॉट करके दिलीप मंडल जैसे, अम्बेडकर नामा जैसे, नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत जैसे तमाम बहुजन पत्रकारों को फॉलो कर लिया, नेशनल दस्तक को अब तक 4 करोड़ 22 लाख लोगों ने देखा है, लेकिन सिर्फ 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप टेक्निकली साउंड होइए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार कोशिश करें कि आपके जो हक अधिकार हैं उसकी खबर दिखाते रहें। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है कि क्या ये पूरी बातचीत आपके लिए फ़ायदेमंद थी या आप सिर्फ अपना डेटा बर्बाद कर रहे थे। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।